नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज बिग बैंग में। जब भी हमारे शरीर का कोई भी भाग चाकू या किसी धारदार चीज से कट जाता है तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स ब्लड के इंटरनल प्रेशर के कारण तेजी से खून बाहर आने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना और दूसरा है घाव को इन्फेक्शन से बचाना। बाकी का काम शरीर अपने आप खुद ही कर लेता है। देखते हैं कि शरीर ब्लीडिंग को कैसे रोकता है। ब्लीडिंग को रोकना, घाव लगने पे ब्लीडिंग को रोकना और इन्फेक्शन से बचाना दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। ब्लड में हमारे क्या क्या कंटेंट होता है, तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं, प्लाज्मा होता है कुछ कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स पे क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ कि प्लेटलेट्स का ही मेन काम है प्लाज्मा की हेल्प से घाव को भरना या ब्लीडिंग को रोकना। इस ब्लीडिंग को रोकने की प्रोसेस को हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेटिस के में तीन पार्ट होते हैं। चोट लगने पर जब भी शरीर ब्लीडिंग को रोक देता है उसके तीन प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है वैक्यूलर स्पास्म, या जिसे वास कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन या प्लेटलेट्स का जमाव, और तीसरा होता है कोआगुलेशन जिसे हम क्लॉटिंग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। जैसे ही हमें शरीर के किसी भी भाग पर कोई भी घाव या कोई भी कट लगता है तो सबसे पहले वहाँ के पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं कि यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है। उस मैसेज को रिसीव करने के बाद ब्रेन हरकत करना स्टार्ट कर देता है। फिर स्किन की इनर लेयर से केमिकल जिसे सेरोटोनिन कहते हैं वह स्मूथ रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है और खून को बाहर आने का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ओवरऑल वास कंस्ट्रक्शन का मतलब कि जिस वेसल से, जिस पार्ट से शरीर के ब्लीडिंग हो रहा है उसकी जो स्मूथ मसल्स है उसको वो सिकोड़ के छोटा करने की कोशिश करता है। मतलब कि ब्लीडिंग के रास्ते को छोटे करने की कोशिश करता है जिससे कम से कम ब्लड फ्लो हो शरीर के बाहर। फिर सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन या प्लेटलेट्स का जमाव कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती है? एक प्रकार की कोशिका होती है जो ब्लड में हमेशा फ्लो करते रहते हैं। ये घाव लगने पर घाव के चारों ओर जमा होना स्टार्ट कर देते हैं और ब्लड के प्लाज्मा के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करके बहुत सारे प्लेटलेट्स को ये कॉल करते हैं और वहां पर एक टेम्पररी लेयर बनाने की कोशिश करने लगते हैं जिससे ब्लडिंग का फ्लो टेम्पररी स्लो होने लगता है। देन थर्ड प्रोसेस जो विद इन सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, कोagulation या ब्लड का क्लॉटिंग। बहुत सारे प्लेटलेट्स जब जमा हो जाते हैं घाव के आसपास तो वो ब्लड में मौजूद प्लाज्मा के साथ कुछ इंटरनल केमिकल के साथ मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि ये प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनिजिन जो कि रिएक्ट पोजीशन में होते हैं, इस प्रोटीन को नॉन रिएक्ट करने वाले प्रोटीन के पतले पतले रेशों के रूप में तैयार करता है जिसे फाइब्रिन कहते हैं। अब फाइब्रिन जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये बहुत ही बारीक रेशे फाइबर का एक टाइप होता है। ये जैसे मकड़ी जाला बनाती है घर की दीवारों पर, ये घाव के ऊपर जाले बनाने स्टार्ट कर देते हैं फाइब्रिन। और इस प्रकार जब इनके जाले क्रिएट हो जाते हैं फाइब्रिन के तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। अब इस सारे प्रोसेस को देखने के बाद क्वेश्चन उठता ही है नॉर्मली कि अगर प्लेटलेट्स खून के बहने को रोक देता है, थक्का जमा दे, तो ये हमारी नसों में बहने वाले खून को क्यों क्लॉट नहीं करता या क्यों नहीं रोकता? तो इसका आंसर ये है कि हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनके अलावा भी कई केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। उन्हीं में से एक एलिमेंट जो इन्हीं के साथ रक्त कोशिकाओं में फ्लो करता है उसे कहते हैं हेपारिन एसिड।
हेपरिन एसिड का नेचर ये होता है कि वो प्लेटलेट्स को नॉर्मल टाइम में रिएक्ट होने नहीं देते। मतलब जब तक शरीर में घाव नहीं लगेगा, ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, तब तक हेपारिन एसिड अपना काम करता रहेगा और प्लेटलेट्स को, खून को अपने ही नसों में, अपने ही शरीर में जमने नहीं देगा। प्रत्येक व्यक्ति के कटे हुए स्थान से खून का बहाव बंद होने का समय अलग अलग होता है और हो सकता है। कुछ व्यक्ति जिन्हें बीपी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, उन्हें चोट लगने से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनका ब्लड क्लॉटिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और उस समय अगर ज़्यादा, इस ड्यूरेशन में ज़्यादा ब्लड बह जाए तो नुकसान हो सकता है शरीर को। हेमोफीलिया नाम का एक भयानक रोग है। हेमोफीलिया नाम के जो रोगी होते हैं उनका खून जल्दी क्लॉट नहीं होता, जिनका परिणाम भयानक होता है। हेमीफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को बहुत ही सावधान रहने की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें कोई चोट ना लग सके। घाव नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। एक माइनर होता है जिसे हम कट कहते हैं या डैश कह देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे कि अगर चाकू, ब्लेड लग जाए तो उसे हम एक कट कहते हैं, जो जल्दी भर भी जाता है और जल्दी रिपेयर होता है। और अगर यही चाकू खड़ा लग जाए, जो शरीर में कुछ या एक आधा या थोड़ा सेंटीमीटर अंदर तक चला जाए, तो उसे पंक्चर कहते हैं। उस कंडीशन में तुरंत रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सावधानियां लेनी पड़ती हैं। जैसे ही घाव लग जाए आपको या किसी को भी घाव लग जाए, तो सबसे पहले कट वाले स्थान पर एक स्वच्छ कपड़ा, साफ कपड़े से, अगर साफ कपड़ा अवेलेबल ना हो तो अपने हाथों से घाव जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको 10 से 15 मिनट तक के लिए नॉर्मल हल्का प्रेस करके रखें, जिससे कि ब्लड का फ्लो जल्दी से जल्दी बंद हो सके। जैसे ही ब्लड का फ्लो बंद हो जाए तो नॉर्मल पानी से या किसी भी एंटीसेप्टिक, डेटॉल, एंटीसेप्टिक लिक्विड, आयोडीन टिंचर, इससे अपने घाव को तुरंत साफ कर लें, क्योंकि दूसरा रूल यही है कि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर घाव से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो घाव से पहले, सपोज हथेली पे कट लगा है तो अपनी कलाई पे एक कपड़ा ताकत से बांध ले, जिससे कि वहाँ पे ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिक कम हो जाए और ब्लीडिंग जल्दी से रुक जाए। दूसरा, अगर आपको किसी मेटल से चोट लगी है तो ये प्रोसेस करने के बाद, बैंडेड लगाने के बाद तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके एक टिटनेस का इंजेक्शन, जिसे टीटी का इंजेक्शन कहते हैं, वो ज़रूर लगवाएं। अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा हो, सपोज हथेली पे, और वो रुक नहीं रहा हो, तो अपने हाथ को जितना ऊंचा रख सके अपनी बॉडी से उतना ऊंचा रखने की कोशिश करें, जिससे कि वहाँ पे ब्लड का प्रेशर अपने आप धीरे धीरे कम हो सके और ब्लड का जो फ्लो है वो बंद हो सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न एंड ग्रो एवरी डे।